sampling. But at the same time, if your topic demands larger sample, hmm, then you have to go for a sample which will able to help you to collect data and conclude with reasonable level of confidence. तुम्ही जर 10 लोकांना घेऊन सॅम्पल आणि रिसर्च केला तर तो एक वेगळा इश्यू होऊ शकतो. पण तुमच्या टॉपिकशी संबंधितही सैंपल कमी आहे. जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, एक बार ये प्री पीएचडी में एक लड़की आई थी, नागपुर के बाहर की लड़की थी, वो कहीं गोंदिया भंडारा आसपास की थी. उसका टॉपिक था 15 साल से कम उम्र हुए बच्चों का ल्यूकेमिया, ब्लड कैंसर, उसका स्टडी था. तो नेचुरली मेयो हॉस्पिटल या आईजीएमसी में वो वार्ड है, तो उसका वहाँ पे उसको शायद उस समय कुछ 50 60 40 70 80 ऐसे मतलब उतने ही पेशंट मिले थे. तो उसने बोला की सर माझ्या टॉपिक मध्ये मला एवढेच मुलं मिळतायत, पेशंट मिळतायत, मी काय करू. तर मी एक गोष्ट आपल्याला लक्षात ठेवायची, आपल्याला पीएचडी 5 वर्षाकरता करावी लागते. मी म्हटलं हे जे पेशंट्स आहेत, हे आजचे पेशंट आहेत, याच्या आधी मागच्या महिन्यात काही डिस्चार्ज झाले असतील, मागच्या वर्षी काही डिस्चार्ज झाले असतील, त्याचा डेटा. आता पेशंटचा डेटा सहजासहजी मिळत नाही, तो एक इश्यू होता. दुसरं मी तिला म्हटलं की प्रायव्हेट हॉस्पिटल आहेत, त्यातल्या त्यात कॅन्सरशी संबंधित जेवढे प्रायव्हेट आहेत त्या सगळ्यांना व्हिजिट दे, एखाद्या डॉक्टरशी बोल किंवा जे डीन आहेत त्यांच्याशी जाऊन बोल. तो उतना एडवाइस मैंने दिया था, बिकॉज जस्ट कि सन 2018 में 50 बच्चों को ल्यूकेमिया था और मैं मेरा पीएचडी उसी के ऊपर करूंगी, या ज्यादा से ज्यादा अगले साल और 30 लोग भर्ती हो गए और उसके अगले साल और 30 हो गए, तो इट विल नॉट बी सफाइस. बट if the situation demand and if candidate can justify, then sample can also be low. But general thought process ये है, क्योंकि आपको 5 साल का समय दिया गया है, तो आपका सैंपल सफिशिएंट रीजनेबल होना चाहिए. स्पेशली मैं मैनेजमेंट और कॉमर्स वालों को बोलता हूँ, साधारण 1200-1400च्या रेंजमध्ये सॅम्पल हवं. खूप घेऊनही अर्थ नाही. मी हे नाही म्हणत खूप नका घेऊ, खूप घेतलं चांगलं आहे, तुमचा वेळ वाया जाईल उगाच, पण कमी नका घेऊ. कमी घेतल्याचे रेपरकेशन जास्ती आहेत, जास्ती घेतल्याचे रेपरकेशन तेवढे वाईट नाही आहेत. अब रूल ऑफ थंब क्या बोलता है? और रूल ऑफ थंब यही बोलता है कन्वीनियंस. जो हम लोग जो मल्टीलैटरल एजेंसी के लिए काम करते हैं, जैसे यूएनडीपी हो गया, यूनिसेफ हो गया, और जब हम मेटा डेटा में काम करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल नागपुर सिटी का अगर हम कुछ प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो हमको स्पेसिफिकली उन लोगों से बोला जाता है की 5% सॅम्पल घ्यायचं आहे पॉप्युलेशनच्या. मग आता नागपूरची पॉप्युलेशन जर 30 लाख असेल तर त्याच्या 5%. पण मग त्याचे आम्हाला पैसे वगैरे मिळतात, तो भाग वेगळा, पण त्यांचा तो नियम आहे. त्याच्यानंतर सुद्धा गुगलवर जर तुम्ही एक सॅम्पल कॅल्क्युलेटर आहे, जे राज्य शासन जे काम करतं राज्यात, तर आम्हाला तेव्हा त्यांच्यासोबत काम करताना हे कळलं की ते कॅल्क्युलेटर वापरतात, गुगल सॅम्पल कॅल्क्युलेटर, आणि त्याच्यानुसार मग तुम्ही आपलं पॉप्युलेशन बघून तेवढं सॅम्पल घ्यायचं. ते कॅल्क्युलेटर तुम्हाला पर्सेंटेज सांगतं. पण होतं काय, बरेचदा प्रत्येक विषयासंबंधित, प्रत्येक टॉपिक संबंधित हे काम करत नाही. आता आम्ही जसे आदिवासींसोबत बोलायला जातो, तर आदिवासी हे ऍक्च्युअली पॉप्युलेशनच्या 60% असतात एखाद्या जिल्ह्यामध्ये. मग त्या 7% मध्ये सुद्धा तुम्हाला कोणते टार्गेट करायचे ते बघावं लागतं. बरं, ते स्कॅटर्ड असतात, ते एका ठिकाणी नसतात. तर बी कॉशियस अँड केअरफुल अबाउट पॉप्युलेशन अँड सॅम्पलिंग, बिकॉज मोस्ट लाइकली your guide, if not your guide, your external examiner will ask you कि आपने इतना ही क्यों लिया, आपको ऐसा ही क्यों लगा. तो you should have a valid reason to defend or justify that. सैम्पलिंग का भी आपका शायद लेक्चर होगा, तब उन टीचरों को पूछ लीजिएगा. वो होने के बाद वेरिएबल की जो मैंने बात की आपको, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वेरिएबल सिलेक्ट करते समय आपको बायस ये दो चीजों में आएगा, पॉपुलेशन सैम्पलिंग, रिसर्च टूल और वेरिएबल. ये बीच में आता है कैंडिडेट का बायस. कैंडिडेट बोलता है अरे यार चलना नागपुर है ना, चल मैं 600 का ले लेता हूँ, काम खत्म करता हूँ. रिसर्च टूल में अरे यार मैं वो
टी टेस्ट लगाता हूँ, पी टेस्ट लगा लेता हूँ, काम निपटाळा होतो. त्याचा बायस येतो. बायस असणं नॅचरल आहे, मी हे नाही म्हणत, पण शक्यतो बायस अवॉइड करा. वो कैसा करना है? से फॉर एग्जाम्पल मैं कई बार स्टूडेंट को पूछता हूँ की तुम्हाला सिग्निफिकन्स टेस्ट करायचा आहे. हं? तर तुम्ही पी टेस्ट लावाल की स्टुडंट टी टेस्ट लावाल? मग ते कॅन्डिडेटला उत्तर देता येत नाही. मग तुम्ही वन टेल एनोवा लावाल की टू टेल एनोवा लावाल? आता प्रश्न हा आहे साहेब, स्टॅटिस्टिक्स हा अत्यंत सोपा विषय आहे. स्टॅटिस्टिक्स इज लाईक अ टूल. तुमच्या घरी असलेला तो चाकू आहे. त्याचा वापर कसा करायचा हे तुम्हाला कळता आलं पाहिजे. तर स्टॅटिस्टिक्सचा वापर कसा करायचा आणि कोणत्या डेटाला कोणती टेस्ट लावायची, मी सुद्धा याच्यामध्ये एक्सपर्ट नाही, पण माझ्या माहितीतले काही लोक आहेत जवळपास जे मदत करू शकतात. आपल्याला जर अशी वेळ आली तर कृपा करून आपला डेटा त्या तज्ज्ञ व्यक्तीकडे घेऊन जायचा आणि मग चर्चा करून विचार करायचा की या डेटा सेटला कोणती टेस्ट लागते. कारण तुम्ही डेटा कशाच्या भरोश्यावर बनवलाय? प्रश्नावलीवर. प्रश्नावली कशाच्या भरोश्यावर बनवली आहे? हायपोथेसिसवर. मग आता ते उद्या मी इथिक्समध्ये कव्हर करेल. तुम्ही जर डेटा व्यवस्थित भरला पण त्या डेटाला चुकीची टेस्ट लावली, हं, तर तुमची टाईप 2 एरर होते. दॅट इज अ व्हायोलेशन ऑफ इथिक्स, इथिकल प्रोटोकॉल. म्हणून टूल लावताना घाई करू नका. एकाच डेटा सेटला 4 पद्धतीच्या टेस्ट लागतात. तुम्हाला हे ठरवायचं आहे की तुम्ही तुमचा हायपोथेसिस कोणत्या टेस्टवर ऍक्सेप्ट किंवा रिजेक्ट कराल. उद्या मी तुम्हाला याच्याबद्दल इथिकल अँगलमधनं अजून सांगेल की त्याचा सारांश आत्ताच सांगतो की तुम्हाला वाटलं की या माझ्या डेटा सेटला जर 4 टेस्ट लागत आहेत, तर तुम्ही त्याच्यातल्या 3 निवडा. तिन्ही टेस्ट रन करा आणि 3 मध्ये समजा 2 मी ऍक्सेप्ट केला तर हायपोथेसिस ऍक्सेप्ट करा. 3 मध्ये 2 जर रिजेक्ट केला तर रिजेक्ट करा. आपल्या चॅप्टरमध्ये लिहिताना तुम्हाला तिथे लिहावं लागेल, गिवन द इंट्रिकेसी ऑफ डेटा the researcher have decided to apply following test to the set of data, and accordingly 3 tests were applied. The result of which are shown below, and from the observation of the 3 tests, the researcher hereby conclude that the 2 tests have accepted the null hypothesis. Hence, with a certain level of confidence जे काही तुमच्या असतील, the researcher is accepting the, that makes you very safe. तुम्ही एखाद्याच टेस्टवर त्याला रिजेक्ट किंवा ऍक्सेप्ट केला पण तो दुसऱ्या टेस्टमध्ये जर उलटा झाला तर ती टाईप 2 एरर होते. म्हणजे चांगल्या डेटाला चुकीची टेस्ट लावून गमवायचं. म्हणून मी सुरुवातीला म्हटलं होतं पीएचडी के हर स्टेप पे गलती होने की गुंजाइश है, हर स्टेप पे. तो वो उसके लिए हमें सचेत रहना है, जागरूक रहना है. वो नहीं करेंगे हम जानबूझ के. हं? एकदा टूल तुम्ही सिलेक्ट केले की पायलट घ्या. एक 5-6 क्वेश्चन लो, 10 क्वेश्चन लो और खुद भर के लाओ और देखो रिस्पॉन्ड क्या आता है. रिस्पॉन्स के बाद देखो ये जो डेटा मिलेगा उससे आपके हाइपोथेसिस टेस्ट होते क्या. अगर आपको लगता है अभी क्वेश्चनर को चेंज करना है या नया हाइपोथेसिस डालना है, अभी कर लो. वो होने के बाद वर्क प्लान बनाओ, हम्म, कि कौन से जियोग्राफिक एरिया में आप कब डेटा, आपको अगर बच्चों से भरवा लेना है उनको टीए दे के जो भी कुछ आपका अरेंजमेंट होगा उनको ट्रेनिंग दो पहिले. कारण बरेचदा आम्ही सुद्धा MSWच्या मुलांकडनं विद्यापीठातनं किंवा कॉलेजमधनं ॲफिलिएटेड त्यांना आम्हाला प्रशिक्षण द्यावं लागतं, शिकवावं लागतं कसं भरायचं आणि मग त्यांना टीएडीओ देऊन आम्ही गडचिरोली जिल्ह्यात 1,65,000 घरांचा डेटा 7 दिवसात कलेक्ट केला होता. ऑफकोर्स तो एका पानाचाच डेटा होता, पण होतं. जर तुमच्याकडे क्वांटम खूप असेल, तुम्हाला वेळ नसेल, तुम्ही शिकवत असाल तर तुम्ही एक्सटर्नल मदत घेऊ शकता. एकदा डेटा कलेक्ट झाला की त्याचं मॅनेजमेंट करता आलं पाहिजे. एन्कोडिंग, एक्सेल इज युअर बेस्ट फ्रेंड. दुपारी किंवा संध्याकाळी तुमचं मायक्रोसॉफ्ट एक्सेल उघडा, त्याच्यात ॲड ऑन मध्ये जा, ॲनालिसिस टूल पॅक ॲड करा. तिथे सगळ्या टेस्ट येतील, सगळ्या ज्या आपल्याला थिसिसमध्ये वापराव्या लागतात. हं? प्रत्येक टेस्टला हेल्प फंक्शन आहे. त्या हेल्प फंक्शनचा यूट्यूबवर व्हिडिओ आहेत. ज्या बेसिक टेस्ट आहेत त्या यूट्यूबवरनं 10 वेळा 15 वेळा तो व्हिडिओ बघायचा आणि डेटा मॅनेजमेंटमध्ये एन्कोडिंग कसं करायचं. डेटा एन्कोडिंग म्हणजे काय? तुम्हाला रो आणि कॉलम मध्ये तो डेटा
करायचं. कारण शेवटी ते टेस्ट काय असते एक्सेल मधली, त्याला इनपुट द्यावा लागतो. एकदा तुम्ही इनपुट दिलं की तो आउटपुट देतो. तर त्याच्या हिशोबाने आपल्याला डेटा मॅनेज करायचा. अगदी निश्चिंत होऊन तुम्ही स्वतः हे काम करू शकता. पण तुमच्याकडे वेळ नसेल तर बाकीचे पर्याय तुमच्याकडे उपलब्ध आहेत. देन इंटरप्रिटेशन एंड रिपोर्टिंग, ये हो गए अपनी स्टेप. ये पूरी की पूरी स्टेप आपके हर पहलू में दिखनी चाहिए. कहीं भी अगर गड़बड़ हुई तो रिपोर्टिंग तक उसकी गड़बड़ आ सकती है. राइट. अब आगे चलते. नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो होते हैं, जो एक्सेप्ट सायन्स के लोग करते हैं, कॉजल कंपेरेटिव्ह, आपण कॉज इफेक्ट बघतो. कॉजल कंपेरेटिव्ह, सर्वे, केस स्टडी, लॉन्जिट्यूडनल कोरिलेशन, हिस्टोरिकल, ये है. दो टाइप के रिसर्च होते हैं, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव. ये एग्जाम के एंगल से इंपॉर्टंट है, याद रखो. क्वांटिटेटिव्हला कसं लक्षात ठेवायचं? द ट्रूथ इज आउट देअर and it is subject to statistical analysis. क्वालिटेटिव क्या है? मल्टीपल ट्रूथ. बट यहाँ पे आपको इन्फॉर्म जजमेंट लगती है. से फॉर एग्जांपल, अगर मैं नागपुर सिटी के इंटरसेक्शन में 30 दिन का डेटा कलेक्ट करता हूँ कि विच फीमेल ड्राइवर ड्राइव्स व्हाट कलर ऑफ द टू व्हीलर, और 30 दिन के बाद मेजर इंटरसेक्शन के बाद मुझे पता चला कि 17% फीमेल ड्राइवर को सफेद रंग अच्छा लगता है टू व्हीलर का. तो क्या मेरा ये फाइंडिंग इंदौर के लिए अप्लीकेबल है, हैदराबाद के लिए अप्लीकेबल है, पूना के लिए अप्लीकेबल है? नो. आई एम ओनली यूजिंग दैट डेटा थ्रू इन्फॉर्म जजमेंट फॉर नागपुर ओनली. तो क्वालिटेटिव में तुम्हारा जुरिडिक्शन लिमिटेड होता है. क्वांटिटेटिव में अगर आपने सुपर कंडक्टिविटी का टेस्ट किया तो वो अंटार्कटिका में भी लागू है, नॉर्थ अमेरिका में भी लागू है और ईस्टर्न यूरोप में भी लागू है. म्हणून क्वांटिटेटिव is more valuable. I'm not saying is not valuable, but qualitative requires a informed judgment. Clear? याला लक्षात कसं ठेवायचं? Truth is out there, multiple truth. तो मैं आपको एक, आप सबको मालूम है बट आपको मैं बताता हूँ. क्वालिटेटिव यू कैनॉट जनरलाइज, इट इज लेस जनरलाइजेबल. जो मैंने बोला ना, मेरा टू व्हीलर का स्टडी केवल नागपुर के लिए अप्लाई होगा. आई कैनॉट अप्लाई अक्रॉस इंडिया. क्वांटिटेटिव ऑन द अदर हैंड मोर जनरलाइजेबल. शक्यतोवर क्वालिटेटिव्ह मध्ये स्टॅटिस्टिकल टेस्ट वापरत नाही, पण आपल्याला वापराव्या लागतात. पण क्वांटिटेटिव्ह इज फुल्ली बेस्ड ऑन दी स्टैटिस्टिकल टेस्ट. क्वालिटेटिव टेक्स्ट बेस होता है, क्वांटिटेटिव नंबर बेस होता है. अब क्वालिटेटिव रिसर्च करते समय आपको प्लानिंग के लिए कम समय देना पड़ता है, बट एनालिसिस और जजमेंट के लिए ज्यादा टाइम लगता है. इसका एग्जैक्ट उल्टा क्वांटिटेटिव है. एक्सपेरिमेंट करने से पहले आपको बहुत प्लानिंग करना पड़ता है, बट एक बार एक्सपेरिमेंट रन हो गया तो एनालिसिस बिकम वेरी वेरी इजी. अब मोस्ट इंपॉर्टेंटली, qualitative method is used for to formulate the theory or hypothesis, whereas quantitative is a deductive process used to test pre-specified concept and hypothesis that makes up a theory. कळलं? येईल लक्षात? Next chart is also the same, except is that sample I will disagree with this slide. both टाइप में आपको मॉडरेट सैंपल लगेंगे. मैं ये नहीं बोलूंगा कि क्वालिटेटिव में स्मॉल सैंपल लो. यू नीड इक्वल साइज सैंपल इन बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव. क्वांटिटेटिव जनरलाइजेबिलिटी के ऊपर काम करता है, वेरास क्वालिटेटिव जो है वो रिफ्लेक्सिविटी के ऊपर काम करता है. ये क्या देखता है? कॉजलिटी देखता है, रिलायबिलिटी देखता है, जनरल देखता है, मेजरेबिलिटी देखता है, बीइंग अ क्वांटिटेटिव. Whereas in qualitative, transferability, credibility, specific, and it is rich in the context. कळलं? आता येऊ आपण डिडक्शन अँड इंडक्शन. हे तुमच्या परीक्षेच्या अँगलनी महत्वाचं आहे. डिडक्टिव को कैसे याद रखने का? यूजिंग लॉजिक फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक. ये याद रख दो. यूजिंग लॉजिक फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक. जैसे मैंने अगर एक क्वेश्चन आया मेरे मन में कि कोरोना किसको हुआ, तो जनरली कोरोना अपन जो देखेंगे कि 40 साल के ऊपर के लोगों को ज्यादा हुआ.
अब ये जनरल है। अब यहाँ से अगर मैं बहुत स्पेसिफिक का गया तो आई कैन कम टू कंक्लूजन दैट जिनका ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव था उनको ज्यादा हुआ, जिनको डायबिटीज था उनको ज्यादा हुआ, सो एंड सो फोर्थ। सो एनीथिंग फ्रॉम जनरल टू गो अप टू वेरी स्पेसिफिक इट इज कॉल्ड एज डिडक्टिव। ओके, इंडक्टिव इसका एग्जैक्ट उल्टा है, फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल। फक्त हे पहिले दोन बुलेट पॉइंट लक्षात ठेवा, खालचे नका ठेवू, नाही तर तुम्ही कन्फ्यूज व्हाल। काही लक्षात, डिडक्टिव जनरल टू स्पेसिफिक, इंडक्टिव स्पेसिफिक टू जनरल। कोई भी एक ध्यान में रख लो, उसका उल्टा दूसरा है, राइट। अब इसके एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। से दिस इज डिडक्टिव। से देयर इज अ थ्योरी, ओके, theory of gravity. I wanted to challenge Sir Isaac Newton, saying that the value of G is not 9.8. मुझे वो थ्योरी को चैलेंज करना है, तो मैंने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया। I conducted number of experiment and I also set up the hypothesis. After conducting the experiment, I compared with the reality. And after comparing with the reality, I found out that my hypotheses were wrong. That means the alternative hypothesis H1, which says gravity is 9.8, is correct. So I cannot challenge the theory of gravity. इसका उल्टा दूसरा है, ग्लोबल वार्मिंग का अपन एग्जांपल लेंगे। बिगिन विथ द ऑब्झर्वेशन, ऋतू बदलून राहिले, तापमान कमी जास्त होत आहे, पाऊस एकदम 1-2 तासात पडून जातो, एक 15 दिवसाचा पाऊस। सो I formulated the hypothesis and then I tied up all the hypotheses to give a general explanation कि ये phenomena क्या है, and that phenomena becomes a theory of global warming. So this is in terms of the qualitative research जिसको हम बोलते हैं। Previous slide पे quantitative research का था। So here I started with general to become specific. प्रीवियस स्लाइड पे मैं स्पेसिफिक से चालू हुआ और जनरल पे गया, जस्ट टू टेस्ट माय हाइपोथेसिस, राइट। सो दोनों टाइप की मेथड रिसर्च में पावरफुल है। ये मेथड ज्यादा अट्रैक्टिव है क्योंकि इससे आपके नाम की थ्योरी बन सकती है। जरूरी नहीं है वो डे 1 पे एक्सेप्ट होगी, बट एटलीस्ट यू स्टार्ट अ न्यू थॉट प्रोसेस इन दी academic researcher community and from there somebody will take forward that और एक दिन वो थ्योरी फाइन ट्यून होके आएगी। तो ग्लोबल वार्मिंग की थ्योरी वैसे ही चालू हुई थी, बिगिन विद द ऑब्जर्वेशन। कर लो, डिडक्टिव इंडक्टिव कर लो। अब वर्किंग विथ लिटरेचर, गंमत काय होतं तुम्हाला आत्ताच सांगतो मी। दुसरं, वैसे भी जी स्लाइड अंग्रेजी इज हेलो quite self explanatory, but when we are dealing with literature, okay, so before that I was telling you आपको घर जाके शाम को क्या काम करना है। आपका टॉपिक जो है एक A4 पेपर पे लिखना है और वो टॉपिक में जितने भी कीवर्ड आएंगे एक एक कीवर्ड को अंडरलाइन करना है। से आपके टॉपिक में 3 कीवर्ड आए या 4 कीवर्ड आए या 2 कीवर्ड आए, एक कीवर्ड का आपको 8 पेपर डाउनलोड करने हैं। अगर 4 हो गए तो आपको 32 रिसर्च पेपर डाउनलोड करने, वो जर्नल से जो आपके फील्ड का सबसे हाई क्वालिटी का जर्नल होगा। कोई भी जर्नल नहीं, जो एक अच्छे स्टैंड का जर्नल होगा, अच्छे रेपुटेशन का जर्नल होगा, वहां से आपको वो करना है। ये हो गया आपका लिटरेचर फ्रॉम द जर्नल। देन अगर आपको उससे रिलेटेड कोई किताब या कोई ऐसे या कोई ब्लॉग, वो हो गया, राइट। सो सबसे पहले वी हैव टू फाइंड द लिटरेचर। ओके, अभी यूनिवर्सिटी में
सर्च इंजन है, मेरे ख्याल से शोध गंगा भी आ गया है। अभी पीएचडी करना बहुत आसान हो गया है। जो पुराने लोग थे उन लोगों ने लाइब्रेरी में जा जाके डेटा लिख लिख के टाइपराइटर पे टाइप करके उन्होंने किए, तब स्टैटिस्टिकल टूल भी कैसे लगाते हैं उनको ही मालूम। अभी पूरा इंफॉर्मेशन का जमाना आ गया है। तो मैं आपको कहूँगा ये सब करो। उसके साथ साथ एक वेबसाइट है scholar.google.com, जो गूगल स्कॉलर हम बोलते हैं, ये आपको पता होगा। और दूसरी वेबसाइट है ssrn.com, सोशल साइंस रिसर्च नेटवर्क। इसका नाम है सोशल साइंस, पर उसमें साइंस का भी डेटा अवेलेबल है। इसमें आपको बहुत सारा लिटरेचर फ्री मिलेगा, फ्री। और ये रेप्यूटेड लोगों से ही लिया जाता है, वो कोई भी वहाँ डाल नहीं सकता है। तो ऐसे कई और सोर्सेस है। यू हैव टू फाइंड इट। वंस यू फाइंड इट, आपको उसको क्विकली रीड करना है। क्विकली रीड करना मतलब प्रिंट आउट नहीं लेना है, पीडीएफ पे लेके, मार्कर आता है पीडीएफ में, जो जो चीजें आपकी काम की है वहां पे आपको पोस्ट इट इलेक्ट्रॉनिकली लगाने का है। एंड अगर आपको उस वो पढ़ते समय कुछ लिखना है, तो आप आपके डेस्कटॉप पे या आपके पैड पे, आईपैड पे, आप वो एनोटेशन उसमें डाल सकते हो। और कुछ रेफरेंस हो गए तो उसका भी ट्रैक आपको डालना है। ऑनलाइन कीजिए, आपका समय और पेपर बचेगा काफी। और जब चाहे आप उसको निकाल सकते हो, गुम नहीं होगा। अब वो मिलने के बाद उसका इस्तेमाल कैसे करना। सबसे पहले आपकी डिजाइन, आप जो डिजाइन कर रहे हो, रिसर्च डिजाइन, अगर लिटरेचर में आपको पता चला कि फलाने फलाने कैंडिडेट ने ये मेथड इस्तेमाल की है, तो आप वो मेथड को इस्तेमाल कर सकते हो। हम्म? या वो मेथड को मॉडिफाई कर सकते हो, उसका भी जस्टिफिकेशन आपको यहाँ पे देना पड़ेगा कि वाई कैंडिडेट हैज सिलेक्टेड अ पर्टिकुलर डिजाइन। उसका रेफरेंस आपको, डिजाइन आप अपने मन से नहीं बना सकते, लिटरेचर से आपको रेफरेंस देना पड़ेगा। और वो डिजाइन वैसा ही लेना है तो आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा, मॉडिफाई करना है तो भी जस्टिफाई करना पड़ेगा। सेकंड, जो हम इसके बाद के टॉपिक में पढ़ेंगे, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क में, हमारा काम थ्योरी बेस्ड होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, जो भी रिसर्च टॉपिक हम ले रहे हैं, दैट इज वेल बेस्ड ऑन सम थ्योरी। हर टॉपिक के लिए एक थ्योरी दुनिया में अवेलेबल है, हर टॉपिक की। तो वो कौन सी थ्योरी थी, वो थ्योरी कितनी अमेंड हुई, उसमें क्या मॉडिफिकेशन आए, ये मालूम होना चाहिए। देन हमारा जो एम, ऑब्जेक्टिव, रैशनल होता है, उसको आर्ग्यू करने के लिए आपको लिटरेचर बहुत काम में आएगा। हम्म? जो लोग बाद में पीएचडी करने वाले हैं, मतलब यहाँ तो कोई वैसा नहीं होगा, बट फॉरेन में जो होती है ना पीएचडी, तो 6 महीने उससे लिटरेचर करवाते हैं। और लिटरेचर वो कैंडिडेट जब 6 महीने करता है ना, तब जाके वो उसका रिसर्च क्वेश्चन फॉर्म करता है। ऍक्च्युली तुमचं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लेम बनायच्या आधी तुम्हाला खूप लिटरेचर वाचावं लागतं बरं का. आपण ते करत नाही, मी नव्हतं केलं, मी अगदी प्रांजळपणे सांगतो. पण आता मला कळतं, म्हणजे नाऊ द टाइप ऑफ वर्क दॅट आय एम डुईंग, आय डू स्पेंड ॲट लीस्ट अ वीक ऑन लिटरेचर टू अंडरस्टँड what I am getting into it, right? And of course, it helps you to select your topic also. ये दो पॉइंट अभी हमारे लिए लागू नहीं, क्योंकि हम लोग आगे चल चुके हैं। फिर उसको रिव्यू कैसे करना, वो जो राइटर है उसका पर्पस क्या था, वो हमको ध्यान में रखना है, उसने किस पर्पस से वो लिखा है। देन इंश्योर, आपको एक लिटरेचर, एक रिसर्च पेपर में सब कुछ नहीं मिलेगा। हो सकता है 10%, 15% जिससे वो डील कर रहा है, ऐसा गोल्डन चांस बहुत कम मिलता है कि आपके टॉपिक से रिलेटेड ही आपको वो पेपर मिल जाए। लक लक होगा तो मिलेगा, पर आपको हर पेपर में थोड़ा 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 मिलेगा। तो उसका कवरेज जो है वो मेंशन आपको इंश्योर करना है कि इट इज एडिक्वेट, नहीं तो आपका समय बर्बाद होगा। देन राइटिंग पर्पसफुली, आप जब वो पढ़ते हो तो आपको पेपर और पेंसिल लेके आपको आपके नोट बनाने के हैं, सो दैट आप उस एंगल से आपकी मेथड, आपकी थ्योरी, आपके रैशनल को जस्टिफाई कर पाओगे। एंड हा सुद्धा एक गमतीचा विषय है बरं का, लिटरेचर रिव्यू कैसा लिखना बहुत लोगों को नहीं आता है। आप अगर मुझे पूछोगे तो सबसे ज्यादा मैं एंजॉय करता हूँ लिटरेचर रिव्यू।
लिटरेचर रिव्यू में आपका जो स्टाइल और टोन होता है ना, जब कभी हम मिलेंगे ये कोरोना संकट खत्म होने के बाद, आप मिलिए। मैं ये नहीं कहता हूँ मेरा बेस्ट है, पर मैं आपको मेरे पास जितने लिटरेचर रिव्यू है अच्छे, उसका मैंने एक छोटा लाइब्रेरी बना के रखा है, हार्ड कॉपी में, वो सॉफ्ट में नहीं है। तो उसमें कुछ बॉम्बे यूनिवर्सिटी के लोग हैं, कुछ कानपुर के हैं, शायद कुछ बाहर के भी है। लिटरेचर रिव्यू का चैप्टर लिखना ये बहुत डिफिकल्ट काम है। आपका ये चैप्टर कम से कम 7 पन्ने का और ज्यादा से ज्यादा 14 पन्ने का होना चाहिए, नो मोर देन 20 पेजेस। कई बार हमारे मैनेजमेंट के बच्चे 2 पन्ने में निपटाते हैं इसको, दैट इज रॉन्ग। वो मैं बच्चों को ब्लेम नहीं करूंगा, उसके गाइड को ब्लेम करूंगा। लिटरेचर रिव्यू का चैप्टर, मेरे को कई बार स्टूडेंट पूछते हैं कि सर ये पास्ट टेंस में होना चाहिए कि प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होना चाहिए। इसका जवाब है, जब आप दूसरों के काम के बारे में लिखते हो तो वो पास्ट टेंस में। दैट मीन्स आई विल से दैट इन हर रिसर्च Runali Manohar 2012 she used the definition of happiness as earning more money. तो अर्निंग मोर मनी को मृणाली मनोहर ने हैप्पीनेस बोला था। ये पास्ट टेंस में लिखा क्योंकि ये लिटरेचर में पता चला, राइट? Rizwan in his research in 2018 said that getting good recognition in society is a definition of happiness. तो इसने एक अलग डेफिनेशन दी। अब मुझे लिखना है, now having studied all the definition from the uh, uh, scholars in their literature review and given the nature of problem and intricacy of the complex issues, the researcher hereby select that the happiness means able to get recognition and able to have a self respect. अब मैंने इसमें रिजवान का थोड़ा रिकॉग्निशन जोड़ा और सेल्फ रिस्पेक्ट जोड़ दी, ये मेरी डेफिनेशन हो गई। तो लिखते समय पास्ट लोगों का पास्ट टेंस में आप उसको क्या डिफाइन कर रहे हो, आपका, आप अगर नई डेफिनेशन दे रहे हो तो वो क्यों दे रहे हो। बाळांनो, हे व्यवस्थित करा बर का। आनंद है तो मैं जब भी मेरा लिटरेचर रिव्यू का चैप्टर पढ़ता हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है ये। अब मैं आपको इसकी एक ट्रिक बताता हूँ। अगर आपको लिटरेचर रिव्यू सही जम गया ना, आपके 80% प्रॉब्लम सॉल्व हो गए। आपकी गड़बड़ केवल डेटा में हो सकती है और इंटरप्रिटेशन में। आई कैन बेट विथ यू विथ हाई लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, जिस क्योंकि लिटरेचर किया मतलब आपको समझ गया आप कहाँ जा रहे हो। इट इज लाइक फाइंडिंग अ मैप। आप गूगल मैप लेके यहाँ से आपको महल जाने का है, आपके पास गूगल मैप है तो आपकी गलती बहुत कम होगी। पर आप अगर बोले कि मैं गूगल मैप इस्तेमाल नहीं करूंगा, मैं पहले बर्डी जाऊंगा, फिर कमाल चौक जाऊंगा, फिर नर्सिंग टॉकी जाऊंगा, फिर पूछ लूंगा, दैट इज ऑल्सो राइट। बट इट इज लाइक अ गूगल मैप, इट विल टेक यू एक्जैक्टली टू द डेस्टिनेशन। ठीक है, ये अच्छे से करो। पीएचडी में हर जगह पे स्कोप है, हर जगह पे। आप उसको कितना भी फाइन ट्यून करो, वो 100% बेस्ट हो नहीं सकता। आप अगर मुझे ऑनेस्टली पूछोगे, मैंने मेरे लिमिटेड लाइफ में, मेरा एक्सपीरियंस ये फील्ड में 10 साल का ही है, आज तक मैंने बेस्ट थीसिस ऐसा आया कि यार ये है, मैंने तो नहीं देखा। मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ, शायद आप में से कोई उसे बना सके। अरे आगे क्यों नहीं आ रहा ये क्या हो गया पेन को? समोर, रुको इसको बंद करने दो, ये अटक गया क्या? Why it is not going forward? हाँ, ओके। दैट दिस इज दी, एक मिनट, बहुत आगे गया क्या? एक मिनट, ये हो गया। इसका टाइटल क्या है? ओके, हाँ। सो टिपिकली आपके रिसर्च प्रोसेस में आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट, जिससे कि आपने इनफ लिटरेचर जमा किया हुआ है, वो प्रॉब्लम एक तो इम्पीरिकल होगा, नहीं तो थेरोटिकल होगा। इम्पीरिकल होगा तो हम इंडक्टिव रीजनिंग में जाएंगे, थेरोटिकल होगा तो हम डिडक्टिव रीजनिंग में जाएंगे। टेस्टेबल हाइपोथेसिस क्या होगा? थेरोटिकल में आपका रिसर्च जो डिस्क्रिप्टिव है, और इंपिरिकल में हम H0 जिसको नल हाइपोथेसिस बोलते हैं। जो हमारी डेफिनेशंस है हम लिटरेचर से डिफाइन करेंगे। मेथड जो है, जो रिसर्च डिजाइन बोलते हैं हम जिसको, हाँ, हम क्या मेजर करेंगे, कौन से पार्टिसिपेंट से मेजर करेंगे, प्रोसीजर क्या होगी और डिजाइन कैसा होगा, मतलब सैंपल पॉपुलेशन।
डेटा कलेक्शन, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, फाइंडिंग करेंगे, फाइंडिंग के बाद फिर चेक करेंगे अपने हाइपोथेसिस से और डिस्कशन करेंगे। सो ये एक सिंपल आपका स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन है कि आपका रिसर्च इट इज अप्लीकेबल टू पीएचडी इन बाकी रिसर्च के लिए भी काम में आता है। अभी आपको कुछ सवाल अपने आप को पूछने हैं। हा विषय का घेतला, वेर देर एनी प्री एक्सप्लोर्ड प्रॉब्लम एरियाज, क्या थे वो, मेरा प्रॉब्लम एरिया क्या होगा, मैं काम करने के बाद कोई नया एरिया ओपन होगा क्या, मैंने पुराने रिसर्च स्टडी किए क्या, फिर टाइटल बनाया क्या, मेरा डिजाइन कैसा होगा, मेरा लिटरेचर कॉन्ट्रीब्यूशन, लिटरेचर में मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन क्या होगा। जो मैंने अभी बताया कीवर्ड, एम, ऑब्जेक्टिव, हाइपोथेसिस, सॉरी 20 आर्टिकल, 20 पेपर आपको डाउनलोड करना है, पर वर्ड 20 आर्टिकल आपको डाउनलोड करना है एंड यूज अ रिलीवेंट टाइमलाइन। मतलब अभी हम 2021 में रिसर्च कर रहे हैं, तो डोंट टेक एनीथिंग बियॉन्ड ईयर 2000, डोंट गो इनटू द 20th सेंचुरी अनलेस अगर कोई बड़ी डिस्कवरी या कोई फाउंडिंग थ्योरी आई होगी 1950 और 70 में या 1940 में, देन यू कैन यूज इट डेफिनेटली। ओके, हाइपोथेसिस एंड रिसर्च क्वेश्चन, देयर इज अ लिंकेज। आपका जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम है, आपका जो टाइटल है, आपका जो एम है, आपका जो ऑब्जेक्टिव है, दैट इज लिंक टू दी हाइपोथेसिस। ओके, so you have to refine that research question as much as possible and focus on your problem statement. It should be more focused. जो हमने स्मार्ट में देखा था ना, it should be focused, right? Academic literature contribution मतलब क्या? It should add new knowledge. आपने काम करने के बाद कुछ नया एकेडमिशिया में पता चला है और जिसको हम कहते हैं कि लिटरेचर आगे जाएगा, उसके ऊपर कुछ और काम होगा और खोज होगी और वो आगे जाएगा। आपको कौन से फैक्ट का इस्तेमाल करना है, कौन से फिगर, कितना स्टैटिस्टिक्स इस्तेमाल करना है, इंट्रोडक्शन का चैप्टर 1 आपको कितना लंबा लिखना है, आपकी इंफॉर्मेशन कितनी अप टू डेट या करेक्ट होनी चाहिए, आपको कितने डेप्थ में जाना है। अब मैं आपको कुछ मेरे, आई एम नॉट गिविंग यू द रूल्स, मेरे अनुभव से मैं बोलता हूं। आपका थीसिस 150 पन्ने आगे पीछे, अभी अभी जो नए थीसिस आ रहे हैं ना, आगे पीछे आप प्रिंट कर सकते हैं। मैक्सिमम नो मोर देन 175 A4 पेजेस, इंक्लूडिंग एवरीथिंग, इंक्लूडिंग बिब्लियोग्राफी, एनेक्चर, एवरीथिंग, फिगर विगर सब। अगर आपको उससे भी ज्यादा करना है, ऐसा कोई नहीं बोले। एक बार एक बम्बई की स्टूडेंट आई थी 1300 पन्ने का थीसिस लेके, मतलब आज के लैंग्वेज में 650 पन्ने का। ठीक था, मिल गई उसको डिग्री, बट इट वाज अ वेस्ट ऑफ टाइम। वो फायनान्शियल स्टॉक मार्केट के ऊपर का था, वेस्ट ऑफ टाइम आहे. बऱ्याच लोकांना गैरसमज असतं की 500 पानाचा प्रबंध बनवला की मी रिसर्चर झालो. अमेरिकेमध्ये 7 पानाच्या प्रबंधनाला पीएचडी मिळाली, सिर्फ 7 पेजेस. उसने वो अल्गोरिज्म के ऊपर कुछ लिखा था और खत्म, मिल गई उसको पीएचडी. सो हमको 7 पन्ने का भी नहीं लिखना है, ना ही हमको 1300 पन्ने का लिखना है. हमको रीजनेबली जस्टिफिकेशन देके 300 350 पेज में उसको डालना है, राइट. अब कई बार मैं कैंडिडेट को बोलता हूँ कि आप कंफ्लिक्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू लीजिए. जरूरी नहीं है कि जो दिखता है वही है. अगर आपको कॉन्ट्रेरियन व्यू लेना है तो आप कॉन्ट्रेरियन व्यू भी ले सकते हैं. देयर इज नथिंग रॉन्ग बिकॉज इट इज अ एकेडमिक पब्लिकेशन ओनली. मैं उसका एक आपको एग्जांपल देता हूँ. अमेरिका में जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी है, जिसमें उनका नाम मैं भूल गया. वो दुनिया के नंबर 1 ऑन्कोलॉजिस्ट है, कैंसर स्पेशलिस्ट. उन्होंने एक पेपर लिखा, रिसर्च पेपर, जो मेरे को गडचिरोली में सर्च फाउंडेशन के काय नाव आता, अभय बंग, हाँ अभय बंग, रानी बंग के उनका अस्पताल है वहां पे मैं गया था, तो वो पेपर मुझे दिखा. वो ऑन्कोलॉजिस्ट ने क्या लिखा था रिसर्च पेपर, टोबैको इज नॉट द कॉज ऑफ कैंसर. 100% कॉन्ट्राडिक्टरी था वो. खैर मैंने वो पढ़ने की कोशिश की, मेरे को 1% भी नहीं समझा वो. पर उसने जो लिखा था वो बोला था की कॅन्सर टोबॅको से नहीं होता. तंबाखू हा प्युअर असतो, त्याच्यात तुम्ही ॲडल्ट्रेशन करा, केमिकल टाका, मग त्याचे खर्रे बनवा, मावे बनवा, मग त्याच्यातनं तो होतो. किंवा सिगरेटमध्ये टाका, त्याला
केमिकली ऑल्टर करतात प्युअर टोबैको लीफ से। खैर, सो इट वॉज अ कंफ्लिक्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू। अभी भी कई ऐसी थ्योरी आ रही है कि इंसुलिन कम होने से डायबिटीज नहीं होता। अभी आपने पढ़ा होगा कि कोरोना का वायरस इंसुलिन को, पैनक्रियास को अटैक करता है और इंसुलिन निकालने की कैपेसिटी को कम करता है। इंसुलिन अगर कम निकला तो ब्लड में शुगर लेवल बढ़ेगी और आप डायबिटिक हो जाओगे। तो अभी बहुत कंफ्लिक्टिंग व्यू आ रहे हैं कि डायबिटीज का, खैर पैनक्रियाज और इंसुलिन से रिलेशन है, बट इज दैट इट और इज देयर समथिंग एल्स? तो आप भी आपके रिसर्च में कंफ्लिक्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू 100% ले सकते हो, राइट? सर्च करते समय मैंने आपको पहले ही बताया, इंसाइक्लोपीडिया, अल्मैनेक, डिक्शनरीज लीजिए, लाइब्रेरी का डेटाबेस जो भी है, जर्नल, गूगल स्कॉलर। हाँ, कॉन्फ्रेंस अटेंड कीजिए। स्पेशली साइंस के लोगों को मैं ये बोलूँगा, 5 साल में आपके टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई एक अच्छी कॉन्फ्रेंस हो रही है, जयपुर, बैंगलोर, दिल्ली, पुणे, हैदराबाद, कहीं भी चाहिए, बैठिए 2-3 दिन, देखिए लोग क्या बोलते हैं, वहाँ लिटरेचर लेके आइए। इट विल हेल्प यू लॉट, स्पेशली साइंस के लोगों को। मैनेजमेंट में डिपेंड ऑन योर टॉपिक। ये हमारे फाइनेंस के या इकोनॉमिक्स के जो टॉपिक होते हैं ना, उस पर तो बहुत कॉन्फ्रेंसेस होती है। रिजर्व बैंक लेता है, NIBM पुणे लेता है, वो दे कैन अटेंड दैट वर्चुअली ऑल्सो आजकल। हम्म? हाँ, इंफॉर्मेशन जो मैंने आपको बताया था जिसकी वैलिडिटी हमको करना है, ओपिनियन एनालिसिस टेंड्स टू बी बायस। इसलिए कौन वो लिख रहा है, अगर वो क्रेडिबल है तो उसकी जानकारी मैं लूंगा। उसका आर्टिकल स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में है या ऐसी लिखा है, वो भी मुझे मालूम होना चाहिए। वो कहाँ पब्लिश हुआ, वो पीयर रिव्यू था, स्कॉलरी था, या ऑथोरिटिव था, या किसी की वेबसाइट से लिया। कई बार ये होता है, हम जब रिसर्च करते हैं ना, तो एक बार हमने ब्राजील के अ, एक शख्स है, उनके ब्लॉग से मैंने कुछ लिया था। तो वो रिसर्च जब मैं डिफेंड करने गया था, ये कमर्शियल रिसर्च था, एप्लीकेटरी, तो मेरे को पूछा था कि ये अथॉरिटी है क्या ये टॉपिक का। तो मैंने बोला मुझे नहीं मालूम। तो बोला आपने उनसे क्यों लिया? तो मैंने जवाब दिया मेरे को अच्छा लगा उनका ओपिनियन, इसलिए लिया, मैंने उनको साइट किया है। तो उन्होंने मुझे उसको डिलीट करने बोला, बोले ऐसा मत डालो, ये गलत संकेत देगा, ही इज नॉट अथॉरिटी ऑन दैट टॉपिक, तो आप ये मुद्दा ही हटा दो। तो वो मुद्दा मेरे को हटाना पड़ा। तो PhD थीसिस में भी बी केअरफुल अबाउट व्हॉट यू आर पुटिंग इन फ्रॉम होम। हे आपल्याला माहिती आहे, हा तुमचा फॉर्मेट है, डिपेंडिंग ऑन जो भी यूनिवर्सिटी में आप हो, शायद आप सभी नागपुर के हो, तो मेरे ख्याल से रिसर्च मेथड आप डालिएगा चैप्टर 3 करके। ये 2 चैप्टर तो फिक्स रहते हैं, उसके बाद यहाँ पे आप कुछ भी डालिएगा, कंक्लूजन, ऑब्जर्वेशन, जो भी आपका यूनिवर्सिटी का फॉर्मेट है, एंड दैट। सो what we have learned so far today is that we must know the basic research. अगर हमको बेसिक रिसर्च मालूम है तो इट इज अ फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स सेटिंग अप द RM मेथड। इंफॉर्मेशन इज अ की। जितनी जानकारी हम लेंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी, ये हमारे रिसर्च को शेप करेगी। उसे हमें बरकरार रखना है, क्वालिटी इंफॉर्मेशन रखना है, क्रेडिबल इंफॉर्मेशन रखना है। कीप युअर थीसिस सिंपल यट फोकस। माझ्याकडे काही प्रबंध आहेत, ते एकदा घेतले हातात की वाचणं सुटत नाही, पण तरी पण मी त्यांना 100 पैकी 100 मार्क देत नाही। सम थीसिस आर व्हेरी वेल रिटन, पढ़ने की इच्छा होती है बिल्कुल। तो आप उसे सिंपल रखिए, फोकस रखिए, राइट? इपिक्टेटस नाम का एक फिलोसोफर था। हम्म? उसने एक बहुत अच्छी चीज लिखी थी, ये ग्रीक था। उसने लिखा था, टू एक्यूज अदर्स फॉर वंस मिसफॉर्चून इज अ साइन ऑफ वांट ऑफ एजुकेशन। आप आपके बदकिस्मती के लिए दूसरों को बददुआएं दे रहे हो तो आपको शिक्षा की जरूरत है। हम्म? अगर आप अपने आप को ही एक्यूज कर रहे हो तो आपकी शिक्षा प्रारंभ हो चुका है। आप अगर अपने आप को भी और किसी को भी दोष नहीं देते तो आपकी शिक्षा पूर्ण हो गई है। तो जब आपका PhD का थीसिस कंप्लीट हो जाएगा, कुछ सालों बाद ये सवाल अपने आप को पूछ के देखो, आप A हो, B हो, या C हो, या नन ऑफ द अबव हो, वो भी आप डिसाइड कर सकते हो। सो अ पर्सन हु नेवर मेड अ मिस्टेक नेवर ट्राइड एनिथिंग। चुका करा ना, चुका करा। थीसिस मध्ये असंख्य चुका असतील, त्याला 10 चॅप्टर बाय। हाँ, मैं और एक चीज बताना भूल गया,
इंटीग्रेट मत करो, अलग अलग चैप्टर रखो आपके डेस्कटॉप पे, पेन ड्राइव में, हार्ड डिस्क में, और एक एक चैप्टर होने के बाद प्रिंट आउट लेने का, जमीन पे बैठने का, हाथ में नीला पेन, लाल पेन, पेंसिल, एक एक लाइन पेंसिल से अंडर करने का, स्पेलिंग मिस्टेक, गलती, कॉन्टेक्स्ट, टाइपो, सिंटेक्स अलग अलग कलर के पेन से करने का। ये आप अगर ऐसा 3 बार करोगे तो आपका एरर 10% पे आएगा। हा एक माझ्याकडनं संदेश। सो धन्यवाद। आता वाजलेत 12:58, आपल्याकडे आहेत 30 मिनिटं। आता मी जातो थेरॉटिकल फ्रेमवर्क। सो ये सेशन में हमको क्या याद रखने का है? नेचर ऑफ रिसर्च, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, डिडक्टिव, इंडक्टिव। ठीक है, ये एग्जाम के एंगल से इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गॉट इट? मैं सेकंड सेशन लेता हूँ, फिर अपन Q&A लेंगे, नहीं तो क्या हो जाएगा, Q&A में उसका टाइम निकल जाएगा। और second session is hardly 20 minutes, although it is not important from PhD point of view, but it is very important from research point of view. Those who want to inculcate or put the second session in your thesis, they are most welcome. और कुछ लोग करते हैं, तो मैं अभी समय नहीं बिताता हूँ और मैं तुरंत आपको सेकंड सेशन पे लेके आता हूँ, so that हम लोग अपना समय आ गया ASC theoretical framework। हे दिसताय का हो तुम्हाला? Yes, sir, it is visible. ओके। Yes, sir. अभी इसमें 2 वर्ड है, थ्योरी एंड फ्रेमवर्क। जैसे हमने अभी प्रीवियस सेशन में देखा, एवरी रिसर्च हैज टू बी बेस्ड ऑन थ्योरी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप बिना थ्योरी का रिसर्च कर रहे हो। 99% तसं होत नाही। 1% अपवाद आहे, मला माहित नाही थ्योरी असते किंवा नसते, पण संशोधन हे इट इज ऑलवेज बेस्ड ऑन दी थ्योरी। नाउ फ्रेमवर्क इन कॉन्टेक्स्ट टू थ्योरी मीन्स, मैं आपको सरल हिंदी में समझाता हूँ कि जिस टॉपिक पे आप काम कर रहे हो आपके पीएचडी के, उस टॉपिक से संबंधित जितनी भी थेरीज, एरिया नहीं, थेरीज और कंसेप्ट, इनको जोड़ने वाला एक अप्रोच मतलब फ्रेमवर्क। मैं फिर से दोहराता हूँ, आप जिस टॉपिक के ऊपर काम कर रहे हो, उस टॉपिक से रिलेटेड थेरीज और कंसेप्ट, इनको जोड़ने वाला जो पहलू है, उसको हम बोलते हैं फ्रेमवर्क। अब ऐसा क्यों करना? ऐसा करने से हमारी गलतियां कम होती है। गलतियां का मतलब केवल एक है, डेविएट नहीं होते। मैं ये नहीं बोलता कि ये कोई फॉर्मूला है, आप आपके फोकस से डेविएट नहीं होगे, आपका काम उसी ट्रैक पे चलेगा। नहीं तो जाना था जापान, पहुंच गए चीन वाला आइटम होता है। कई थीसिस में ये देखा गया है कि वो, इसीलिए अभी मुझे नागपुर का नहीं मालूम, कुछ यूनिवर्सिटी में मैंडेटरी कर दिया गया है, थीसिस के पीछे सिनॉप्सिस जोड़ना है। पहले सिनॉप्सिस चेक होगा और फिर थीसिस चेक होगा, और अगर दोनों एक डायरेक्शन में होंगे तो उसका वाइवा लगेगा, नहीं तो उसको रिकैलकुलेशन, रीवर्क के लिए भेजा जाएगा। तो आपने सिनॉप्सिस में जो किया है उतना ही आपको आपके थीसिस में करना है, और वो डेविएट नहीं होने के लिए काम में आएगा TF, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। ये क्या है? जैसे मोना बोला, इट इज अ कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड कंसेप्ट। ओके, ये क्या करता है कि आप क्या मेजर करोगे और क्या स्टैटिस्टिकल रिलेशन देख रहे हो। जो कि अभी हम ऑनलाइन मोड में है, ऑफलाइन में मैं ये क्लास में बना के दिखाता हूँ। अभी मैं आपको थोड़ी गाइडलाइन दूंगा। ये जो होता है TF, इट इज क्रिटिकली डिडक्टिव थ्योरी टेस्टिंग सॉर्ट ऑफ स्टडीज। यहाँ पे आप थ्योरी ऑफ ग्रेविटी चेक कर रहे हो, जो हमने देखा, डिडक्टिव है ना। बट इंडक्टिव में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, एंड इट मस्ट बी व्हेरी स्पेसिफिक एंड वेल थॉट आउट। आता वेळ मिळाला तर मी माझे दाखवेल। मैं जितना भी रिसर्च का काम करता हूँ, मैं सबसे पहले और जो कल हम एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, प्रोजेक्ट प्रपोजल, आप जब तक थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क बनाते नहीं, आपको प्रोजेक्ट ही नहीं मिलता। ये मस्ट होता है। तो अभी मेरे को इसकी आदत लग गई है कि पहले हम TF बनाते सब होने के बाद, और फिर प्रपोजल लिखते, और फिर काम करते समय TF का इस्तेमाल करते। तो
लाइक थ्योरी टेस्टिंग, अगर हम एक्सप्लोरेटरी स्टडी कर रहे हैं कि मुझे देखना है इंडिया में लड़कियां मेरिट में ज्यादा क्यों आ रही है, ज्यादा मार्क्स क्यों ले रही है, एनी इशू दैट आई वांट टू एक्सप्लोर, आई हैव टू यूज theoretical framework, where we don't know much about it. जैसे हमने एक ट्राइबल का एग्जांपल लिया था मेळघाट में, नरेगा में काम करने के बाद ट्रायबल लोगों का स्थलांतरण, मराठीमध्ये स्थलांतरण ज्याला म्हणतात, भटक्या जाती, त्याच्यामध्ये काही भटक्या जाती होत्या बंजारा, नरेगामुळे यांच्या भटकंतीवर काही परिणाम वगैरे पडला आहे का, तेव्हा तो थेरोटिकल फ्रेमवर्क क्लासिकलचा, थोड़ा और आगे चलते हैं। अब ये करना कैसे, अब ध्यान से सुनो, मैं बहुत शांति से 4 मिनट आपको बताऊंगा ये करना कैसे। सब लोग अपना अपना टॉपिक, अभी यहाँ मत लिखो बट प्रोसेस बता रहा हूँ, अपना टॉपिक लिखने का, थीसिस का, ठीक है। उसमें जो कीवर्ड है जो मैंने आपको रिसर्च पेपर के लिए बताए थे, अंडरलाइन, कीवर्ड अंडरलाइन करना नीले पेन से। उसमें अगर कोई कंसेप्ट होगा, वो कंसेप्ट को लाल पेन से अंडरलाइन करना। अभी कोई भी मेरे को एक टॉपिक बताओ, किसी का भी एक टॉपिक सांगा बरं, टॉपिक का नाम बताओ। रिजवान, आपके टॉपिक का नाम बताओ बेटा। सर मैं बताऊं? हाँ बताओ बताओ बताओ, रिजवान रिजवान बताएगा, बताओ। हाँ सर, मेरा टॉपिक है वेंचर कैपिटलिस्ट के बारे में। अब जो मेरी फील्ड का है, वेंचर बता जल्दी बता, हाँ बता। वेंचर कैपिटलिस्ट, वेंचर कैपिटल जो फंडिंग होती है ना इंडिया में, जी उससे रिलेटेड है सर। जो मेरे टेक्नोलॉजी, जो को टेक बिजनेस होती है। आपका पूरा टॉपिक जो है थीसिस पे, जो आरआरसी ने अप्रूव किया है, वो चाहिए मुझे। टॉपिक का नाम याद है क्या आपको? एग्जैक्ट नाम चाहिए मुझे। नहीं तो फिर मनोहर, मृणाली तू सांग। Yes, sir. I'm going ahead. Sir, my हाँ topic is critical analysis of role of management and labor in overall development of Tata Steel Jamshedpur. ओके, अभी क्रिटिकल एनालिसिस ये क्या है, ये कंसेप्ट है कि थ्योरी है? कोई भी जवाब दे सकता है भैया। क्रिटिकल एनालिसिस क्या है? कॉन्सेप्ट है। ये कंसेप्ट है। ये कौन से पेन से हाईलाइट होगा? लाल पेन से, राइट? अरे होता म्हणा। Yes, sir. हाँ, अब मैं थोड़ा आपको और डीप में लेके जाता हूँ। व्हाट डू वी मीन बाय क्रिटिकल एनालिसिस? इसका मतलब क्या? हेलो, अगर मैंने मयूरी उमेकर को देखा और मैंने उसके बाल से लेके उसके चप्पल तक सब पे कमेंट की, तो क्या वो क्रिटिकल एनालिसिस होगा? द आंसर इज नो। मैंने अगर रिजवान को देखा और सब चीजों पे कमेंट की, क्या वो क्रिटिकल सर एनालिसिस एक्चुअली होगा? कॉल आ गया था अभी, ये बोलू सर टॉपिक? अरे थांब ना, आलाय ना आता आपण क्रिटिकल एनालिसिस वर बोलतोय, यांनी जो सांगितला ना, जो कोणी होता, वी आर टॉकिंग ऑन दॅट नाउ. I, as a researcher, I have to find out what is a definition of critical analysis. मानते हो ना? म्हणजे काय हो? क्रिटिकल एनालिसिस म्हणजे काय? त्यातला एनालिसिस म्हणजे विश्लेषण. क्रिटिकल म्हणजे क्रिटिकल, जो काही मराठीतला शब्द असेल, तुलनात्मक वगैरे काय जो असेल तो. Now, I as a researcher, I wanted to know whether a theory of critical analysis exists or not. Although it is a concept, is there a theory? I am taking a chance to see कि किसी ने डिफाइन किया है क्या क्रिटिकल एनालिसिस मतलब ABCDEFG। अगर ऐसा मिलता है तो अब मैं इसको ग्रीन ब्लू पेन से भी अंडरलाइन करूंगा, मतलब ये कंसेप्ट भी है, ये थ्योरी भी है। और तूने क्या बोला रे, लेबर और क्या था उसमें? टाटा स्टील वाला कौन था वो? Yeah, क्रिटिकल, yes, sir. Yes, हाँ sir. Critical analysis of role of management and labor. मैनेजमेंट एंड लेबर। अभी रुक जाओ, मैनेजमेंट क्या है? कंसेप्ट है कि सिंपल वर्ड है? व्हाट इज Sir, मैनेजमेंट? मैनेजमेंट इज अ कंसेप्ट, Yeah. है ना? मैनेजमेंट हम कैसा इस्तेमाल करते हैं? तेरे टॉपिक के, आपके टॉपिक के कॉन्टेक्स्ट में मैनेजमेंट मतलब मैनेजमेंट ऑफ टाटा स्टील,
हमारे एमबीए के इसमें हम जब मैनेजमेंट बोलते हैं तो इट इज अ स्ट्रीम, वन ऑफ द फैकल्टी, है ना। जब कोई घर की माँ, आपकी वाइफ या आपकी बहन घर को मैनेज करती है तो वो मैनेज करती है सब अफेयर, मैनेजिंग ऑल दी अफेयर। सो मैनेजमेंट इज अ कंसेप्ट। ये कंसेप्ट है, रेड पेन से अंडरलाइन किया। अब आपने बोला क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ रोल ऑफ मैनेजमेंट एंड लेबर। लेबर हा एक व्याख्या है ही। आप अगर लिटरेचर में गए तो आपको लेबर की डेफिनेशन मिल जाएंगी। व्हाट डू अ लेबर डू, ही इज अ परमानेंट लेबर, कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर, फलाना वर्कर, ढिकाना वर्कर, वो लिटरेचर में 1000 डेफिनेशन उसकी मिलेगी। आगे क्या है बेटा उसके, रोल ऑफ Overall development of Tata Steel Jamshedpur. इन दी ओवरऑल डेवलपमेंट, है ना। ओवरऑल डेवलपमेंट, ओवरऑल ये वर्ड में कुछ मतलब है क्या, कुछ नहीं है। कम टू दी डेवलपमेंट। नाउ डेवलपमेंट इज अगेन अ कंसेप्ट। हाँ, मैंने इसको रेड पेन से अंडरलाइन किया। टाटा स्टील ये कंपनी का नाम है, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। नाउ डेवलपमेंट और ओवरऑल, अब मुझे ये देखना है लिटरेचर में ओवरऑल डेवलपमेंट नाम का कुछ चीज है क्या। आता आपण बोलताना किंवा लिहिताना लिहितो, पण लिटरेचर मध्ये तुम्हाला ओव्हरऑल डेव्हलपमेंट हा शब्द मिळणार नाही बरं का साहेब, नाही मिळणार। हा आपण जनरल लिहायच्या कॉन्टेक्स्ट, हा लिटरेचर मध्ये, बिकॉज व्हाट डू वी मीन बाय ओवरऑल, इज इट मीन फ्रॉम ईयर 1 to 10, इज इट मीन फ्रॉम ईयर 20 to 30। उसके लिए सर आपको होलिस्टिक डेवलपमेंट, ये एकेडेमिया का वर्ड है। तो अभी टाइमिंग आप भूल जाओ, ओवरऑल आपके गाइड का और आपके आरआरसी कमिटी का ये मिस्टेक है, मैं यहाँ पे ऑन रेकॉर्ड बोलता हूँ। ओव्हरऑल डेव्हलपमेंट हा लिटरेचर मध्ये शब्द नाही आहे। तुम्ही होलिस्टिक डेव्हलपमेंट म्हटलं असतं तर तो लिटरेचर मध्ये आला असता। सो डेव्हलपमेंट इज अ कंसेप्ट, डेवलपमेंट की थेरी भी है। अब ध्यान से सुनो, थेरी ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट मतलब क्या, प्रोग्रेस। तो आप किस चीज की बात कर रहे हो, टाटा स्टील। टाटा स्टील क्या है, इंडस्ट्रियल कॉन्ग्लोमरेट या इंडस्ट्रियल लार्ज एंटिटी मेकिंग स्टील। लिटरेचर में जाओ और डेवलपमेंट से थेरी जो होगी, दो थेरी आपको ढूंढना है। एक डेवलपमेंट की पहली थेरी जिसने ढूंढी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। आप इसको नाम दोगे T1 और T2। ये हो गए आपके दो थेरी। ये कागज पे लिख के रखना है, T1 T2। उसका T1 का मतलब वो जो आदमी होगा, अल्फ्रेड विलियम 1954, जिसके नाम की थेरी होगी वो पूरा, जैसा हम रेफरेंस देते हैं ना वैसा, T1 T2। अब मैं आ गया पीछे। अब आ गया मैं लेबर पे। लेबर पे तो कोई थेरी नहीं है, राइट। लेबर ये डिस्क्राइब किया गया कि ये काम करता है 8 घंटा 10 घंटा, उसके हक होते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। सो आई लेफ्ट आउट दी लेबर, आई कम टू दी मैनेजमेंट अगेन। नाउ अगेन मैनेजमेंट को मैं दो एंगल से देखूंगा, क्योंकि ये कंसेप्ट है और ये थ्योरी भी है। तो मैं थ्योरी निकालूंगा, थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट है, जो आपको हमारे पीटर ड्रकर वगैरह, हमारे मैनेजमेंट फील्ड के बहुत सारे गुरु है, वहाँ पे आपको ओवरऑल मैनेजमेंट की, साइंटिफिक मैनेजमेंट की एक थ्योरी मिलेगी। वो हो गई आपकी T3। और T4 मिलेगी मैनेजमेंट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल कॉन्ग्लोमरेट्स, वो हो गया आपका T4। ये हो गया आपकी 4 थ्योरी, 3 कंसेप्ट। अभी मुझे इंटरलिंकेजेस देखना है कि इसमें इंटरलिंकेज है क्या। तो मैं यहाँ क्या देख रहा हूँ, रोल ऑफ अ क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ रोल ऑफ मैनेजमेंट एंड लेबर इन ओवरऑल डेवलपमेंट। मतलब यहाँ पे ओवरलैप कहाँ पे हो रहा है, मैनेजमेंट, लेबर, डेवलपमेंट, इनका ओवरलैप है, राइट। जी मैनेजमेंट और लेबर की वजह से ही डेवलपमेंट हो रही है, इसी का आप एनालिसिस कर रहे हो, राइट। जी ये दोनों क्या कहते हैं, क्या काय शब्द आहे बाबा त्याला, शब्द आठवत येत ना, नॉट ओवरलैपिंग। वर्किंग टुगेदर कॉन्सेप्ट था नहीं 1956। नहीं, उसका एक स्पेसिफिक वर्ड है यार, उसको मैं अलग नाम देता हूँ। ओवरलैपिंग नहीं, मेरे को भी याद नहीं, यार आ जाएगा 2 सेकंड में याद आ जाएगा। हाँ, ये आपके क्रॉस कनेक्टिंग कॉन्सेप्ट्स हैं, ये एक दूसरे को क्रॉस होते हैं और एक ही डायरेक्शन में क्रॉस होते हैं। मतलब मैनेजमेंट और लेबर से ही डेवलपमेंट इन्फ्लुएंस होता है, करेक्ट। यस डेवलपमेंट से मैनेजमेंट लेबर इन्फ्लुएंस नहीं हो सकता है, तो इट इज वन वे क्रॉसिंग। तो ये दो कंसेप्ट
वन वे क्रॉसिंग, तो मैं वो टाइटल पे भलतेज रंग के पेन से एक एरो निकालूंगा मैनेजमेंट एंड लेबर से लेकर और उसको ओवरऑल डेवलपमेंट पे जाके रोक दूंगा और मैं इसको नाम दूंगा CC1। ये क्रॉसिंग कंसेप्ट है। अब आपको पता चल गया ये। अब आते हैं कि आप क्या मेजर करने वाले हो। डेवलपमेंट मतलब क्या? मैनेजमेंट का पगार बढ़ा, लेबर का पगार बढ़ा, कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ा, स्टेक होल्डर सब हो गए। अब आपको डेवलपमेंट के नीचे एक वर्टिकल लाइन खींचनी है और आप क्या मेजर करने वाले हो। हाइपोथेसिस जाके आपका देखो और कम से कम 5-6 पैरामीटर वो डेवलपमेंट के नीचे आपको देखना पड़ेगा, वो डालना पड़ेगा। बुलेट पॉइंट 1 2 3 4 5 6। फिर आप आओ मैनेजमेंट और लेबर, इनके कौन से एक्शन से डेवलपमेंट अफेक्ट होता। आप जो डेवलपमेंट मेजर करने वाले हो उनमें से कौन से एक्शन ये लोग लेते हैं या इन्होंने लेना चाहिए। मैनेजमेंट के नीचे एक बम्बू निकालो, लेबर के नीचे एक बम्बू निकालो, 6 बुलेट पॉइंट वहां, 6 बुलेट पॉइंट वहां। अब ये डायग्राम को अगर आप A4 पेपर पे लिखोगे तो मेरे को समझ गया आप क्या काम कर रहे हो। मेरे को समझ गया कौन सी थ्योरी है, कौन से कंसेप्ट है, कौन से क्रॉस कटिंग कंसेप्ट है, आप क्या मेजर कर रहे हो, क्या डेफिनेशन झालं। मला तुमचं थीसिस वाचायची गरज नाही। इसलिए आप में से जो लोग आगे चल के प्रोफेशनल रिसर्च करने वाले हैं उनको ये मैंडेटरी है। अब आप में से कुछ लोगों को अगर ये बनाना भी होगा, अब मैं आपके लिए सिंपैथेटिक हूँ कि हम ऑनलाइन मोड में है। ऑफलाइन में मेरे बच्चे अगले दिन लेके आते हैं कागज पे बना के, और कुछ लोग डालते भी है थीसिस में। डालना मना नहीं है, आपको चैप्टर रिसर्च मेथड के पहले चैप्टर के पहले पेज पे डालना पड़ता है। आपने नहीं डाला तो फर्क नहीं पड़ता। पर आर यू गेटिंग माई पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। मेरे टॉपिक के अंदर के इसमें इंटरलिंकिंग कंसेप्ट, क्रॉस कटिंग कंसेप्ट, डेफिनेशंस, थ्योरी ये होगा। कर लो। अब इसके आगे चलते हैं। अगर आप कोई मॉडल सिलेक्ट कर रहे हो, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, कईयों को समझ में नहीं आएगा, टेंशन मत लो। टेंशन लेने का नहीं आदमी नहीं। अब अगर एक आधा मॉडल सिलेक्ट कर रहे हैं कि लेबर और मैनेजमेंट के रिलेशनशिप से ओवरऑल डेव्हलपमेंट पे कैसे अफेक्ट आहे, वो मॉडेल को आप टेस्ट करोगे। मॉडेल म्हणजे काही खेळणं नसतं बरं का, ते एक पेपरावर लिहिलेली डायग्राम असतं आणि सॉफ्टवेअर वाल्यांसाठी अल्गोरिदमचा तो प्रोग्राम असतो। तो आपको वो मॉडल टेस्ट करना है, तो आप वो मॉडल स्टडी कीजिए। आपको मैं स्टैम्प पेपर पे लिख के देता हूँ सर, 200 मॉडल मिलेंगे रात शाम को 6 बजे तक। मेरा रिकमेंडेशन आपका है, आप मैनेजमेंट के हो कि कॉमर्स वाले हो? सर इकोनॉमिक्स। हाँ, तो मैं गाइड का नाम नहीं पूछूंगा, मेरे को मालूम है आपके गाइड कौन है। आप मॉडल डालोगे आपके थीसिस में। आपका थीसिस कंप्लीट हुआ है कि होने का है? नहीं सर, होने का चल रहा है। तो आप मॉडल लीजिए साहब, वो जी सर। मॉडल को टेस्ट कीजिए। प्रॉब्लम क्या था, आप बोलोगे सर मैं टेस्ट कैसे करूं, उसको क्वेश्चन ऐसे टेस्ट करना पड़ता है। उसके लिए आपको टाटा स्टील दुर्गापुर जाना पड़ेगा, जहां जहां है वहां वहां जाना पड़ेगा। अगर आपको समय सीमा, मैं ये नहीं कहता कि अटालिया सर मॉडल इसलिए करो, और पर्याप्त समय होगा और आप अगर मॉडल दे रहे होगे, और भैया ये मॉडल अगर टाटा स्टील को पसंद आ गया तो आपको कंसल्टेंट करके हायर कर लेंगे। आपको टाटा ग्रुप के आपका आपका नाम हो जाएगा। मैं हिंदाल्को में जाता हूँ, मेरे 1-2 CSR के मॉडल हिंदाल्को में चलते हैं, वो मुझे हर जगह बुलाते हैं, राजस्थान, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में जाता हूँ। तो रिसर्च में कैसा, एज ए रिसर्चर ही मैं जाता हूँ। जी तो सर। आपके पास समय होगा तो आप मॉडल, और इट टेक्स एटलीस्ट 6 मंथ टू डू दैट। आई एम नॉट, बिकॉज गलत मॉडल करके गलत टेस्ट करने से अच्छा ना करे, आई विल रिकमेंड। बट अगर आपके पास पर्याप्त समय होगा तो मॉडल करके उसको टेस्ट कीजिए और उन्हें उनके इनपुट्स आप दे सकते हो, राइट। जी सर। आप जो भी कोई काम करते हो वो थियोरेटिकल फ्रेमवर्क जस्टिफाई करता है। कैसा? दैट आपका काम इज ग्राउंडेड एंड इट इज बेस्ड ऑन ए साइंटिफिक थ्योरी। अभी जो हमने T1 T2 T3 T4 निकाले ना इनके टाइटल में से, वो यही बताता है कि इनका काम ग्राउंडेड ऑन द थ्योरी है, इसलिए थियोरेटिकल फ्रेमवर्क वहां पे काम करता है। अब जो कंसेप्ट है जॉब सेटिस्फेक्शन, इसके हजार एग्जाम्पल है। कोई बोलेगा पगार मिला, कोई बोलेगा अच्छी बीवी मिली, कोई बोलेगा प्रमोशन मिला, कोई बोलेगा सोसाइटी में रिस्पेक्ट मिला। देर आर एन नंबर ऑफ फैक्टर। स्किल गैप में भी एन नंबर ऑफ फैक्टर है, कस्टमर लॉयल्टी एन नंबर ऑफ फैक्टर है, रिस्क रिटर्न एन नंबर ऑफ फैक्टर है।
जितने भी कंसेप्ट है ये आपके टाइटल, ऑब्जेक्टिव्ह, प्रॉब्लेम स्टेटमेंट और हायपोथेसिस को जोड़ो. राहील लक्षात सगळ्यांच्या? अंडरलाइन करना है आपको कंसेप्ट लाल पेन से. मेक श्योर दे आर लिंक. तो मैं जब एक बार अपने मुरलीधर, क्या नाम था मुरलीधर, तो उधर के थे अमरावती के, इधर क्या वो सिद्धि विनायक, हाँ काणे साहब थे, तो हमने उनको एक रिक्वेस्ट की थी. बहुत लोग गए थे, हम वो वीसी साहब भी गए थे कि वो पेट वेट एग्जाम के पहले ही ये सब, वो एग्जाम होने के बाद ये करो, सिनॉप्सिस लिखने से पहले ये ट्रेनिंग करो. तब उन्होंने हो बोला, फिर वो हुआ नहीं. तो अभी आप लोगों का ये सब बन गया है टाइटल, ऑब्जेक्टिव. अभी आप बोलोगे सर अब क्या लिंक करने का, अब थोड़ा हाइपोथेसिस वगैरह जोड़ते होंगे तो करो भैया, और नहीं आया तो छोड़ दो, कुछ मत करो. नहीं तो बोलोगे सर ने बोला और काम खराब हो गया. आगे जब करोगे ना तब ये सब चीजें काम में आएंगी. लिंकेजेस के बारे में बताया, मैं अभी आपको एक ये बताता हूँ. ये हो गया एक सैंपल फ्रेमवर्क बताता हूँ. उसके पहले इधर आता हूँ. इसको हम डब्बे डब्बे बना के ग्राफिक में डाल सकते हैं जो सबसे आसान है, या इसको पैराग्राफ में भी लिख सकते हैं जो डिफिकल्ट है. 3-4 पन्ने लिख सकते हैं, बट वो 3-4 पन्ने लिखने के लिए 10 दिन लगते हैं. तो आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड यू, जो मैं इस्तेमाल करता हूँ, ग्राफिक एरो, अलग अलग कलर, और मतलब वो कलर प्रिंट आउट में अच्छे से दिखता है. वो ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं दिखेगा क्योंकि आप अलग अलग रंग का इस्तेमाल कर रहे हो. थ्योरीज. अब एक सैंपल थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क आपको मैं दिखा रहा हूँ, टोमेसी नाम, कस्टमर सेटिस्फैक्शन का. मोस्टली जो कंसेप्ट है, मोस्टली ये आपको मैनेजमेंट, कॉमर्स, इसमें दिखेंगे. साइंस के भी कंसेप्ट है, बट उनका तरीका अलग है क्योंकि यू आर गोइंग ऑन ए साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट. बट साइंस में आप अगर एक्सप्लोरेटरी स्टडी कर रहे हो, आपको टीएफ पक्का बनाना पडेगा. एक्सपेरिमेंटल मॉडेल आहे तरी टीएफ बनवावंच लागतं. आता बघा यांनी काय केलं. अब जैसे कस्टमर सेटिस्फैक्शन के 1000 पहलू है, इसने 4 पहलू लिए. वर्ड ऑफ माउथ, नहीं सॉरी, वैल्यू प्रपोजिशन, कि मेरे को कम में बम मिल रहा है कि नहीं, जैसा ये अपना बिलियन डे अमेजोन, वो नीड एक्सपेक्टेशन क्या है और मेरा अनुभव क्या है. इससे उसने कस्टमर सेटिस्फैक्शन, मतलब 2 पैरामीटर, एक मेन ड्राइवर, एंड दिस इज हाउ ही विल मेजर इट. कैसा? वीकली. उसके लिए उसने क्या किया, 4 सब पैरामीटर लिए. वर्ड ऑफ माउथ, पर्सनल नीड, पास्ट एक्सपीरियंस, मार्केटिंग, पब्लिक रिलेशन. इसके ऊपर एक क्वेश्चनर बनाया और उसने वो टेस्ट किया और पता चला. तो स्पेशली जो मॅनेजमेंट के लोक आहे, क्योंकि मला मॅनेजमेंटच्या मुलांवर जास्ती प्रेम आहे म्हणून मला त्यांचा जास्ती राग येतो. पण त्यांना खूप चांगलं काम करता येतं पण ते करत नाही, किंवा त्यांना तसं मार्गदर्शन नाही होत. तो आप अगर मेजर कर रहे हो तो व्हाई नॉट पुट अ theoretical framework in your PhD thesis and measure it that way? Isn't it very beautiful? It tells me exactly how and what you are measuring, to what extent you are measuring. तो खैर ये डालना जरूरी नहीं है, बट आपके पास हो गया टीएफ क्लियर. अब मैं आता हूँ सीएफ. इसके ऊपर एग्जाम में सवाल आएगा, एक ही सवाल आएगा टीएफ और सीएफ का, आपको याद रखने का है. कंसेप्चुअल जो है, विच यू कैन डेवलप बाय योरसेल्फ बेस्ड ऑन थ्योरी. दोनों भी थ्योरी बेस्ड होते हैं, ये याद रखो. ठीक है. थ्योरेटिकल जो है वो एग्जिस्टिंग थ्योरी या थ्योरीज के ऊपर बना होता है, मोर देन वन थ्योरी. बट कंसेप्चुअल आप अपने आप बना सकते हो. मेरे जो मैंने आज तक 7-8 मेजर प्रोजेक्ट किए, सब में मेरा, इवन मेरे पीएचडी में मैंने कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क रिकमेंडेशन में डाला हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए डाला है. सीएफ आप अपने आप बना सकते हो, बट वो थ्योरी बेस्ड होना चाहिए, जरूरी, इतना ही याद रखो. राइट. आप सीएफ में आपका खुद का कंसेप्ट डालो, आपके खुद के कंसेप्ट डालो, आपके वेरिएबल आपको जो लगते हैं वो डालो, जो रिलीवेंट है और जिसकी रिलेशनशिप टेस्ट की जा सकती है. बढ़िया. इसलिए जो मैंने पिछले लेक्चर में बोला था, पहले सर में, आपको आपके वेरिएबल मालूम होना चाहिए किसके ऊपर आप काम कर रहे हो और उसकी रिलेशनशिप, तो वो आपको सीएफ में डालने में काम में आएगा. ये काम का नहीं है आपके. हाँ, तो आता वाजलेत किती 22. तो टीएफ बेस्ड ऑन थ्योरी, CF based on theory but built by the researcher. It can have multiple concept. उतना याद रखो. एग्जाम में थ्योरेटिकल और कंसेप्चुअल का सवाल आ सकता है.
अभी आपके जो भी सवाल है, पहला सेशन और ये सेशन, ये सेशन को ज्यादा सीरियसली मत लो, क्योंकि ये फर्दर रिसर्च आप अगर करने वाले हो तो इससे बेहतर कुछ नहीं है। ये समझने में थोड़ा दिक्कत भरा है, पर अगर आप इसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट कर पाए तो आपका रिसर्च फोकस रहेगा, आप डाइवर्ट नहीं होगे, है ना। कुछ सवाल हो गए तो विचारा, अगदी कोणत्याही भाषेत प्रश्न विचारा. थैंक यू सर। किसी को कुछ पूछना है? एनी क्वेश्चन? अरे पूछिए, बिंदास पूछिए, कुछ भी पूछिए, आस्क एनीथिंग. एक तो सब कुछ समझ गया होगा तो कुछ भी नहीं समझा होगा। अरे विचारा, तुमको ये मौका है, मैं आज भी किसी भी प्रोग्राम में जाता हूँ एज ए पार्टिसिपेंट, मी अगदी न लाजता उभा राहून नम्रपणे प्रश्न विचारतो, मला लाज वाटत नाही. बऱ्याच कल्चरमध्ये चिठ्ठीवर प्रश्न पाठवतात, तर तुम्ही जापान चाइना में वगैरह गए ना, तो उनकी हिम्मत नहीं होती सवाल पूछने की, तो वहाँ सिस्टम है, चिट्ठी पे लिख के भेजते हो एनोनमस. तो इंडिया में वैसा कुछ नहीं है, अपन किसको भी पूछ सकते हैं. कुछ डाउट्स है आपके, या आपको कुछ गाइडेंस चाहिए, या आपको और कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए, तो एक पूछेगा तो 10 पूछेंगे, मेरे को मालूम है. ते असतं ना बंदरांचे टोळकं, एक ने कुछ किया कि फिर सब जाते हैं, वैसा. हाँ, विचारा विचारा, आरामात विचारा, विचार कराल मग विचार. आपने जो समझाया वो बहुत अच्छे से समझ में आया, जी जी, और थैंक जो यू. आपने फ्रेमवर्क हेलो बताया है ना, मैं डेफिनेटली आज वो ट्राई करूंगी अपने रिसर्च टॉपिक लिख के कि मैं उसको कैसे इंटरलिंक कर सकती हूँ. बिल्कुल, एक कागज पे एरो बनाइए, डब्बे बनाइए, इलिप्टिकल बॉक्स बनाइए, और वो डब्बों की रिलेशनशिप, और जहाँ पे थ्योरी आई है वहाँ पे T1 T2 का नाम, और जो मेजर करने वाले उसमें बुलेट पॉइंट में उसका फोटो लेके आप प्रीति मैडम को व्हाट्सएप पे भेज दीजिए, और प्रीति जी मैडम मेरे को व्हाट्सएप कर देगी, जी या जी मेरे को सर, ईमेल कर दीजिए, है ना. आप पहले अटेम्प्ट में 30-40% तक उसको बना सकते हैं, उतना तो PhD का लड़का लड़की बना लेते हैं. आगे चल के वो जब रिफाइन होगा तो हम 70-80 तक उसको अच्छे से बना सकते हैं. तो उससे क्या होता जी है ना, जो हमारा रिसर्च पढ़ रहा है उसको पूरा समझ में आता है, उसको बाकी देखने की जरूरत नहीं है, वो केवल आपका रिसर्च लिटरेचर रिव्यू देख लेता है, सैंपल देखता है और सीधा वो कंक्लूजन पे चला जाता है. बोलिए, और कौन था, जब भी कोई बीच. हाँ, बोलिए. अजून कोणाला विचारायचं आहे की थांबायचं इथे आपण? सर एक्सक्यूज मी सर. हाँ बोलिए. सर वो लिटरेचर रिव्यू कितने लेने हैं जनरली, बेसिकली कितने लेने हैं? देखो कैसा होता है ना, आपका जो टॉपिक है, जैसे अभी अपन ने जो टॉपिक डिस्कस किया कि क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ रोल ऑफ मैनेजमेंट एंड लेबर इन दी ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ टाटा स्टील. यस सर. रूल ऑफ थंब क्या कहता है, मेरा अनुभव से मैं कह रहा हूँ कि मिनिमम 7 पेजेस और मैक्सिमम 14 पेजेस का आपका ये चैप्टर होना चाहिए. अब सवाल आता है कि ये 7 और 14 पर में क्या डालने का. तो आपने अगर रिकॉल किया हुआ तो हमने थ्योरीज निकाली, T1 T2 डेवलपमेंट क्या है, मतलब आपका टाइटल से रिलेटेड जो थ्योरीज है, वो थ्योरीज हमको साइट करनी है. यहाँ पे हम साइट करेंगे, मैक्सिमम साइटेशन जो होता है ना रिसर्च में, लिटरेचर रिव्यू के चैप्टर में होता है कि डेवलपमेंट थ्योरी यहाँ से आई, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट थ्योरी इनकी थी, मैनेजमेंट की थ्योरी इनकी थी, मैनेजमेंट इन कॉन्टेक्स्ट टू इंडस्ट्रियल कॉन्ग्लोमरेट्स थ्योरी इनकी थी. ये मैंने तो साइट कर दिया क्योंकि ये उनका कॉन्ट्रीब्यूशन था. अब जो मैं मेजर करने वाला हूँ, जो मैंने ये जो भी साहब थे जिन्होंने ये इनका टॉपिक है, अब जो मैं मेजर करने वाला हूँ उससे रिलेटेड डेफिनेशन मेरे को लिटरेचर में ढूंढना पड़ेगा. अगर मैं ओवरऑल डेवलपमेंट में अगर मैं बोलता हूँ, डेवलपमेंट मीन्स द वेजेस ऑफ द वर्कर और ओवरऑल हैप्पीनेस ऑफ द वर्कर. हैप्पीनेस तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा कंसेप्ट, मैं वेजेस के बारे में कहूँगा. तो फिर मुझे देखना है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड राइज इन वेज, इसका कोरिलेशन या इसका कोई रिसर्च पेपर है क्या, उसमें उन्होंने उसका इंटरप्रिटेशन कैसा दिया हुआ, फिर वो मैं लिखूंगा. बिकॉज वॉट एवर आई एम गोइंग टू मेजर इन माई थीसिस फॉर टेस्टिंग हाइपोथेसिस, वो पूरा के पूरा विद डेफिनेशन
लिटरेचर मध्ये यायला पाहिजे म्हणजे पाहिजेच. किसी दिन मैं मेरा दिखाऊंगा आपको, मैं मैडम को छोड़ दूंगा. मैंने बिल्कुल एक एक चीज की डेफिनेशन दी, उसको वैसे ही क्यों मेजर करना, वैसे मैं बहुत संतुष्ट था क्योंकि मुझे पता चला था आप जो मेजर कर रहे हो वो क्लियर कट लिटरेचर में आना चाहिए. वो अगर नहीं होगा तो फिर होता कुछ नहीं. लिटरेचर का मेन पर्पज है आपको ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए, और जो फोर फादर है आपके टॉपिक का उनका साइटेशन होना चाहिए, ये प्राइम फोकस है. बट आप जो मेजर करने वाले हो उसकी डेफिनेशन भी अगर आपको मिलनी चाहिए ना. क्योंकि अगर कल मैंने पूछा कि आपने ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए लेबर का वेजेस ही क्यों किया और बाकी लेबर का फैमिली क्यों नहीं चेक किया, तो मेरे पास जवाब नहीं होगा. इसलिए अगर मैंने लिटरेचर रिसर्च पेपर या लिटरेचर में मुझे पता चला कि ओवरऑल डेवलपमेंट का मतलब ये होता है, आई विल रेफर टू दैट पर्टिकुलर आर्टिकल. गॉट इट? यू हैव टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल अबाउट व्हाट वी डू. तो ये सब चीजें मैडम आपको डालना पड़ेगा, बस उतना ही है लिटरेचर रिव्यू का काम. Yes, sir. Okay, thank you, sir. या झालं. मग आता आपण उद्या भेटू. उद्या आहेत का प्रश्न अजून कोणी? कोणतरी बोलताय मागे. सर थेरोटिकल फ्रेमवर्क की थोड़ा अरे थेरोटिकल फ्रेमवर्क जो है वो मैं आपको फिर से बताता हूँ. थेरोटिकल फ्रेमवर्क का पहला काम होता है हमारे टॉपिक से डेविएट नहीं होने का. टॉपिक से मतलब सिनॉप्सिस में हमने जो स्कोप, हम स्कोप लिखते हैं ना अपने सिनॉप्सिस में, उससे डेविएट नहीं. इसका जो रिसर्च के एंगल से जो पर्पज है कि कंसेप्ट, आपके टाइटल में जितने कंसेप्ट है, आपके टाइटल में वो कंसेप्ट से रिलेटेड थ्योरी और क्रॉस कटिंग या इंटर रिलेटेड कंसेप्ट और मेजरमेंट आप क्या करने वाले हो उनसे रिलेटेड जो आप क्वेश्चनर में लेने वाले हो, उसका एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होता है. ये आपके रिसर्च को एक डायरेक्शन देता है. इट इज लाइक अ सिग्नल. हरी बत्ती है वो आपको आगे जाने देगा और डीरेल नहीं होने देगा. तो मतलब एक डायग्राम में आप ये सब दिखा सकते हो तो पता चलेगा रिव्यूअर को कि ये थ्योरी है, ये है, ये है. अब उसमें मैं लिटरेचर की डायग्राम नहीं डालूंगा, डेफिनेशन मेरे को डालने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसका नाम ही है थेरोटिकल. तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थ्योरीज, कंसेप्ट, इंटरलिंकिंग कंसेप्ट और क्या मेजर करने वाला हूँ उतना ही डालना. पण त्याला वेळ लागतो, त्याला प्रचंड वेळ लागतो. इसलिए आपका लिटरेचर में रीडिंग, आपको टॉपिक से रिलेटेड आपका रीडिंग अच्छा होना चाहिए. आई प्रिज्यूम सबका अच्छा होगा. एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली आपको यू शुड बी वेरी फैमिलियर विथ टाइटल. ये आरआरसी टाइटल क्यों फायनल करते हैं? क्योंकि टाइटल में जैसे अभी वो जो भाई साहब थे ओव्हरऑल डेव्हलपमेंट चालतं, हा शब्द चालतं. पण आज अमेरिकेतल्या विद्यापीठात नेण्याचं ते म्हणतील असा कोणता शब्द नाही आहे साहेब लिटरेचरमध्ये. असेल तर मला माहित नहीं. टाइटल बहुत प्रिसाइज करना ये आरआरसी का काम होता है. वंस टाइटल इज डन, वो बेचारे आपके दिए हुए टाइटल के ऊपर करते हैं, उनको थोड़ी मालूम होता है टाइटल क्या होता है ना. तो यू शुड बी वेरी कंफर्टेबल एंड फैमिलियर विद द टाइटल. यू शुड बी वेरी कंफर्टेबल विद द थ्योरीज एंड कंसेप्ट. फिर इंटरलिंकेज आप ढूंढो और क्या मेजर करना है ये आपको ढूंढना पड़ेगा, तब जाके आपका टीएम बनेगा. अरे आराम से बनता हो कुछ. मेरे को भी शुरुआत को लगा ये कौन सा पहाड़ है, जैसा स्टैटिस्टिक्स अपने को भूत लगता है ना, जो डिफिकल्ट लगता है वो आसान रहता है. लाइफ में एक चीज याद रखो, और जो आसान लगता है ना वो डिफिकल्ट रहता है, ये भी याद रखो. ये मेरा आपको सीक्रेट मंत्र है कि ये माइंड बैरियर है हमारा, ये है ही नहीं वो डिफिकल्ट. और वो हमारा माइंड बैरियर है कि अरे ये बहुत आसान है, एक्चुअली वो डिफिकल्ट रहता है. वो माइंड गेम रहते सब, काहीही डिफिकल्ट नाही आहे. प्रयत्न करा तुम्ही. गुगल याला वेळ द्यावा लागेल तुम्हाला तुमच्या दिनचर्येत ना. अगदी मी तर कहीं शुरुआत करूंगी तो पहुंचोगे ना कहीं, है ना, वैसा है. थँक्यू सो मच सर. सर Yes, इथे sir, थांबूया आपण. थैंक यू सर. हो उद्या Yes. 10:30 ना. येस सर, उद्या 10:30 to 1:30. कल हम Okay. 2 टॉपिक रहेंगे, हाउ टू राइट प्रपोजल फॉर रिसर्च फंडिंग एंड सेकंड जो मेरा फेवरेट है एथिकल इशू इन Yes. रिसर्च. दोनों Yes. को शायद एक को मैं 1 घंटा दूंगा या 1 घंटा 10 मिनट दूंगा. इथिक्स को मैं थोड़ा ज्यादा टाइम दूंगा. हाँ, सो विल मीट टुमारो. डाउट हो गए तो कल भी आप मुझे पूछिएगा. कल मैं ब्रेक नहीं लूंगा आपके डाउट के लिए. जिनको डाउट नहीं है वो मेरे साथ ब्रेक में चर्चा कर सकते हैं. ठीक है. Yes. Thank you sir. Thank you. थैंक यू. थैंक यू. Friends, now I am ending the meeting. Please take your lunch and join by 2 o'clock for our next session. Okay? ओके मैम.
येस ओके मॅम. या 2 वाजता शार्प जॉईन व्हा. आपण सेशन नेक्स्ट आपलं 2 वाजता चालू. मला उद्याची लिंक पाठवून द्याल मॅडम. हो सर, इव्हिनिंगला पाठवते सर. यांचं आता 5 वाजेपर्यंत आहे आज, मग त्यानंतर पाठवते सर.